Hello friends, especially the students of class 10th CBSE affiliated schools, their parents, teachers and principals. वो एक पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सीबीएसई ने जो क्लास 10th के लिए 2 बोर्ड एग्जाम्स की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs, जिसमें उन्होंने सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की क्वेरीज का आंसर किया है। वो पल आ गया है। सीबीएसई ने FAQs इशू कर दिए हैं, स्कूल्स को उनकी ईमेल आईडी पर भेज दिए हैं। वी हैव रिसीव्ड दैट। और आज मैं वही FAQs आप सबकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस और क्वेरीज हम सबके मन में थे, जिसमें से ज़्यादातर को FAQs में सीबीएसई ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके अलावा कोई भी और क्वेरीज या क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो क्वेरीज, वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। या तो टेक्स्ट में ही टाइप करके आंसर देने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर सिमिलर क्वेरीज हुई और ज़्यादा क्वेरीज हुई तो आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो एंड कम आउट विद द सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स। Let's see. I'll take you directly to the FAQs, that circular which CBSE has issued, and we'll see कि उसमें क्या क्या CBSE ने शेयर किया है हम सब के लिए। So this is that circular, CBSE frequently asked questions, FAQs on the two board examination policy for class 10th, राइट। तो देख लेते हैं इसके अंदर सीबीएसई ने कौन कौन सी FAQs हमारे साथ शेयर किए हैं। एज पर NEP 2020, CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 एग्जामिनेशन पॉलिसी इन क्लास 10th फ्रॉम सेशन 25-26। तो जो इस साल बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स जो करंट सेशन 2025-26 में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये पॉलिसी उन पर इम्प्लीमेंट होगी। एंड दिस न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये इम्प्लीमेंट होने वाली है, इससे पहले हिस्ट्री में कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। हैंस देयर इज अ नेसेसिटी दैट स्टेक होल्डर्स आर मेड वेल अवेयर ऑफ दिस पॉलिसी। स्टेक होल्डर्स कौन कौन, जो मैंने पहले बताया आपको, सारे के सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल्स, दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस पॉलिसी, not only for better implementation but for the ease of stakeholders। आसानी से उन्हें आसानी रहे एग्जाम से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जो बोर्ड एग्जाम होंगे, किस किस को किस एग्जाम में अपेयर होना है, किसे नहीं होना, ये सब चीज़ें ये पॉलिसी भी बताती है और ये FAQs भी बताते हैं। Being a new policy, here is a possibility that the stakeholders may have certain queries। ऑलरेडी बहुत सारी क्वेरीज थी, ये क्वेरीज CBSE तक पहुंची हैं, उसके बेसिस पर ही ये FAQ डिज़ाइन किया गया है। मगर हो सकता है इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हों, तो मैंने जैसे पहले बोला, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। According to those queries, CBSE has developed FAQs to make the policy more and more clear to its stakeholders. After going through these FAQs, if certain other doubts remain that stakeholders may wish to clarify, they may mail it on the following email ID। ये एक email ID CBSE ने इंट्रोड्यूस की है, queries2b@cbseshiksha.in। 2BE से मतलब है टू बोर्ड एग्जामिनेशन, क्वेरीज टू बोर्ड एग्जामिनेशन @cbseshiksha.in। तो इस ईमेल आईडी पर भी आप क्वेरीज लिखकर भेज सकते हैं, होपफुली आपको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। बट क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स में से लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज होंगी, तो शायद इंडिविजुअल रिप्लाईज करना मुश्किल हो जाए सीबीएसई के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख देंगे तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस। सो देख लेते हैं FAQs कौन से थे। सबसे पहला FAQ है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10। किया ही क्यों है, ये नया चेंज इंट्रोड्यूस ही क्यों किया है।
NEP states that to further eliminate the high stakes aspect of board exams, all the students will be allowed to take 2 board exams on up to 2 occasions during any given school year, one main examination and one for improvement if desired. तो ये NEP में रिटर्न में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए CBSE ने 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाया है. In order to implement the true essence of NEP 2020, the board has come out with the 2 examination policy. So ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया. किया क्यों? क्योंकि NEP कह रही है करने के लिए. सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम विच एकेडमिक सेशन विल द पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड. तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, करंट सेशन से ही 25-26 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी. और जो इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, वो जब 26 में एग्जाम देंगे, वो इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम देंगे. तीसरा क्वेश्चन है विल द कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन ईयर 2025 रिजल्ट्स also be allowed to appear in second board examination 26 if they miss the main examination 2026 for any reason. अभी क्वेश्चन को समझ लो पहले ध्यान से. क्या है, जिन बच्चों की 25 में कंपार्टमेंट आई थी, उनको फर्स्ट चांस मिलता है इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम्स. फर्स्ट चांस में अगर वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाते, फिर वो सेकंड चांस में अपीयर होते हैं फाइनल एग्जाम में बच्चों के साथ. उसके बाद एक थर्ड चांस भी होता है, वो फिर से जो इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम है उसके साथ. तो CBSE की तरफ से क्लियर है, एज 3 अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया. हेंस फॉर द स्टूडेंट्स मेन और फर्स्ट एग्जाम वुड बी द सेकंड अपॉर्चुनिटी. तो पहली अपॉर्चुनिटी तो इमीडिएटली जब कंपार्टमेंट आती है उसके बाद जो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है वही होती है. सेकंड अपॉर्चुनिटी होती है जब फाइनल एग्जाम होते हैं नेक्स्ट ईयर वाले. एंड द सेकंड बोर्ड एग्जाम विल बी द थर्ड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. जो सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाले हैं, वही थर्ड अपॉर्चुनिटी पहले भी होती थी और अभी भी वही थर्ड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी. हेंस दे विल बी अलाउड इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन. क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो ये सेकंड बोर्ड एग्जाम एक्चुअल में सेकंड बोर्ड एग्जाम तो है ही नहीं है. पहले भी कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के चांसेस मिलते थे फर्स्ट मेन एग्जाम के बाद, वैसे ही यहाँ पे है. सिर्फ एक डिफरेंस आ गया कि पहले जो कंपार्टमेंट का चांस मिलता था वो 2 एग्जाम्स में मैक्सिमम बच्चा अपीयर होकर कंपार्टमेंट क्लियर कर सकता था या इंप्रूव कर सकता था अपने आप को 10th क्लास के लिए. अब उसको 2 से बढ़ा के 3 कर दिया गया. सिर्फ एक सब्जेक्ट और अलाउ किया है जिसको सेकेंड बोर्ड एग्जाम का नाम दिया जा रहा है. मेरे ख्याल से तो ये इसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोलना चाहिए था. ओके, सो ये थर्ड वाली क्वेरी आई थिंक क्लियर हो गई है कि कंपार्टमेंट जिनकी थी 2025 में वो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे. फोर्थ वन इज इफ कैंडिडेट्स ऑफ 2025 who wish to improve their performance will they be allowed to improve in second board exam in May 26. जिन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी है, कंपार्टमेंट नहीं आई थी, पास थे 2025 में, मगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब है नो फॉर ऑल सच कैंडिडेट्स. दे विल हैव the chance to appear only in main examinations to be held in February-March 2026. जिन बच्चों ने 25 में एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट आने के बाद उनको ऑलरेडी एक इम्प्रूवमेंट का चांस मिल गया था. अगर उन्होंने वहाँ उसको एनकैश नहीं किया, आई थिंक 1 या 2 सब्जेक्ट में जो इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है, और वो सभी एग्जाम्स में अपीयर होकर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो वो सिर्फ 26 वाले मेन एग्जाम में ही अपीयर हो पाएंगे. सेकंड बोर्ड एग्जाम में उनको इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं मिलेगा. तो मेन एग्जाम को मिस ना करें वो बच्चे. फिफ्थ क्वेश्चन सेज डू ऑल स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर मेन एग्जामिनेशन 26 नीड टू अपेयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन. जितने बच्चे मेन एग्जाम में अपेयर होंगे इस साल, क्या सारे के सारे उनके लिए कंपल्सरी होगा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना? नो. If any student is unable to perform well in the first examination, they may decide to appear in the second board examination. ये choice based है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर उनको लगता है कि फर्स्ट मेन एग्जाम में उनके कुछ सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है और उन्हें लगता है कि दोबारा पेपर देने पर वो बेटर मार्क्स ले पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी उनको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना है 3 सब्जेक्ट में. अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम.
It is advised to all the students and parents that the students should prepare well for the main examination and make best efforts to perform well in the first exam. बोर्ड की तरफ से भी एडवाइस यही है कि पहले ही एग्जाम की तैयारी इतने अच्छे से कर लें ताकि दूसरे एग्जाम में अपेयर होने की उन्हें ज़रूरत ही महसूस ना हो. Further, the role of the school is to make conducive environment where the learners can remain stress-free and should not be pressurized to appear for the second examination to secure more marks just for the sake of better school performance for publicity etc. तो स्कूल्स के लिए भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है, एक राइडर है सीबीएसई की तरफ से. बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि बच्चों को किसी तरह से भी प्रेशराइज नहीं करना, उनको फोर्स नहीं करना, क्योंकि कई बार स्कूल्स को लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट एग्जाम में शायद अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो उन्हें कहीं से स्कूल्स गलती से भी प्रेशराइज ना कर दें कि तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी कंपल्सरीली अपीयर होना है ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, कीपिंग इन माइंड कि स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट भी बेटर हो जाए. तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है स्कूल्स को, इसे सीबीएसई एक रॉन्ग प्रैक्टिस मानेगी. देन कम्स द सिक्स्थ एफएक्यू, व्हाट विल बी द शेड्यूल फॉर 2 एग्जामिनेशन. कब कब होंगे ये एग्जाम्स और व्हेन विल दीज 2 एग्जामिनेशंस बी हेल्ड बाय द बोर्ड. तो मेन एग्जामिनेशंस पहले की तरह से होंगे, फरवरी में स्टार्ट होंगे, 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चलेंगे. और सेकंड एग्जामिनेशन जो है विल बी कंडक्टेड टेंटिवली फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 1st ऑफ जून. इन बिटवीन का जो टाइम है वो रिजल्ट प्रिपरेशन वगैरह के लिए और एलओसी फिल करने के लिए यूज होगा. सो 17 फरवरी से 10 मार्च तक मेन एग्जाम्स होंगे और 15 मई से टेंटेटिवली 1 जून तक सेकेंड एग्जाम होंगे. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ 2 बोर्ड पॉलिसी. क्या क्या कंडीशन है इसकी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ 2 एग्जामिनेशन बोर्ड पॉलिसी इज दैट द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन फरवरी मार्च इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. तो पहला वाला मैंडेटरी ही है, जो फर्स्ट मेन एग्जाम है दैट इज कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी, उसमें अपीयर होना मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए. सेकंड वाला ऑप्शनल है, उसमें चाहे वो अपीयर होना चाहे तो हो, नहीं तो नहीं. पर फर्स्ट वाले में ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, अपीयर होना ही पड़ेगा. This implies that the students studying in class 10 will have to appear for the first examination to become eligible for the second examination. जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं वो सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं फर्स्ट एग्जाम नहीं दूं और सीधा डायरेक्ट सेकंड एग्जाम ही दूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ये फैसिलिटीज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट एग्जाम में अपीयर होंगे. Detailed eligibility conditions for exam candidates for appearing in the second board exams along with the illustrations are given at annexure 1. एक annexure दे रखा सीबीएसई ने जिसमें बताया है कि कौन कौन से बच्चे सेकंड एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे और कौन से नहीं होंगे. उसको भी देख लेंगे एक बार एंड में, तो बनी रहेगा एंड तक. इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. Then 8th FAQ says who can appear for the first exam. The following category of students can appear for the first examination या फिर मेन एग्जामिनेशन. इसको फर्स्ट एग्जाम नहीं बोलेंगे, मेन एग्जाम 26 बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम तो सिर्फ उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, जबकि इसमें वो बच्चे भी अपेयर हो सकते हैं जिन्होंने 25 में एग्जाम दिया था. तो मेन एग्जाम की बात करते हैं. मेन एग्जाम 26 में कौन कौन अपेयर हो सकता है. फ्रेश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ये हैं वो बच्चे जिनके लिए फर्स्ट एग्जामिनेशन है, फ्रेश स्टूडेंट्स क्लास 10 के. और जो बच्चे सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले हैं, जैसे मैंने पहले ऊपर एक्सप्लेन किया, जो जिनकी कंपार्टमेंट आई थी 2025 में मगर फर्स्ट चांस में वो अपीयर अपनी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए थे, अब वो सेकंड चांस लेंगे इसमें. देन एसेंशियल रिपीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाले जो एसेंशियल रिपीट जो फेल हो गए थे बच्चे, वो भी फर्स्ट एग्जाम में पार्ट ले सकते हैं मेन एग्जाम में. और चौथा है जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स पास्ड इन 2025, 2025 में जिन्होंने पास कर लिया था मगर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, और चाहे तो सभी सब्जेक्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, मगर उनके लिए मेन एग्जामिनेशन 26 में अपीयर होना परमिटेड है. हु कैन अपीयर फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन. सेकंड वाले कौन कौन से हैं. फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स में अपीयर इन सेकंड एग्जाम. इसको ध्यान से देखना, इसी को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं कि सेकंड एग्जाम कौन कौन दे सकता है. इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स. ये जब जो बच्चे फर्स्ट मेन एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए पहला पॉइंट है.
वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो पाएंगे सेकेंड एग्जामिनेशन में, दैट इज साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज, एक से ज्यादा नहीं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 ऑप्शन सीबीएसई ने क्लियरली दे दी हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और एक लैंग्वेज। ये चारों में से मिला के आप किसी 3 में अपीयर हो सकते हैं, चाहे तो एक लैंग्वेज और 2 एकेडमिक में, या फिर तीनों एकेडमिक में। द फर्स्ट या थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, जिनकी फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आएगी, या थर्ड चांस ले रहे हैं जो, वो भी। सेकंड चांस वाले तो मेन एग्जाम में अपीयर होंगे ना। फिर कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट, अगर किसी को कंपार्टमेंट भी अपीयर होना है और इम्प्रूवमेंट भी देनी है तो मिक्स एंड मैच करके, एक कंपार्टमेंट 2 इम्प्रूवमेंट या 2 कंपार्टमेंट 1 इम्प्रूवमेंट करके भी इस सेकेंड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं बच्चे। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट, जो बच्चे एकेडमिक सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, एकेडमिक इलेक्टिव जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस में, मगर स्किल सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट की वजह से उनको पास डिक्लेयर किया गया, वो भी बच्चे इस सेकंड चांस में अपीयर होके इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, उन सब्जेक्ट्स को पास कर पाएंगे जिनमें वो फेल हो गए थे। राइट, आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत से वीडियोस में बता चुका हूँ कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है और अगर उसने स्किल सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट किया हुआ है, तो वो स्किल सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर देता है और बच्चे का रिजल्ट पास आता है, मगर इन सब्जेक्ट्स में एक्चुअल उसकी कंपार्टमेंट ही होती है। तो अगर वो बच्चा इन सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहता है तो भी सेकेंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकता है। लैंग्वेजेस भी लैंग्वेजेस से रिप्लेस होती हैं। सपोज अगर इंग्लिश में बच्चा फेल हो गया मगर उसने एडिशनल सब्जेक्ट में लैंग्वेज ऑप्ट की हुई थी, उसमें वो पास है, तो लैंग्वेज रिप्लेस कर देगी फर्स्ट लैंग्वेज को, थर्ड लैंग्वेज से रिप्लेस हो जाएगा। मगर इन दैट केस ऑल्सो, अगर बच्चा चाहे कि मैंने फर्स्ट लैंग्वेज की कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, तो वो भी ये सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो पाएगा। फिर से वही, हाउएवर appearing in the first examination is a mandatory condition for all. Then 10th question FAQ, what is the eligibility for appearing in second examination? Eligibility criteria क्या है? Student must have appeared in the first exam, ये तो सबसे important है, and the status of result is as follows. क्या हुआ स्टेटस? 10th क्लास पास हो गया तो भी सेकंड एग्जाम में अपीयर हो सकता है, प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी तो भी सेकंड एग्जाम में अपीयर हो सकता है, पास्ड क्लास 10th बाय रिप्लेसिंग विद 6th सब्जेक्ट, एक आध मेन सब्जेक्ट में फेल हो गया बट 6th सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होने की वजह से पास हो गया तो भी अपीयर हो सकता है। देन 11th क्वेश्चन इज व्हेन विल अ स्टूडेंट नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जाम? किसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बच्चे हैं जो सेकंड एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे? पहला पॉइंट, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपेयर्ड इन द फर्स्ट एग्जाम, ये तो बार बार आ रहा है पॉइंट कि जिसने फर्स्ट एग्जाम नहीं दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो सेकंड नहीं दे पाएगा चाहे कुछ ही कर लो। तो फर्स्ट एग्जाम देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है सबके लिए। सेकंड इज इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपेयर्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, या फिर फेल्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट, 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो भी वो सेकंड एग्जाम नहीं दे पाएगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन में किसी भी रीजन से या तो 3 सब्जेक्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया। 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं होना और 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाना, इन 2 केसेस में बच्चा सेकेंड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा, उसको फिर से नेक्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम ही देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ER कैटेगरी, एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी जिन बच्चों की होगी वो भी एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड एग्जामिनेशन के लिए। अब ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है ना, ये बिट डाइसी हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स उन बच्चों के ऊपर कंप्लीटली एप्लीकेबल होते हैं या नहीं जिन्होंने 7 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं।
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको मैंने उस वीडियो में रेज किया है। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो अलग से देख लीजिएगा, बिकॉज आई हैव अ डाउट कि जब 7 सब्जेक्ट बच्चे लिए हैं जिसमें एक स्किल सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज है, जो कि 2 सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर के 2 फेल सब्जेक्ट में, प्रोवाइडेड एक उनमें से लैंग्वेज हो, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, जबकि कायदे से वो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट में पास होगा और सिर्फ एक ही में फेल होगा एज पर रिपोर्ट कार्ड। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसमें भी अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th पॉइंट कहता है व्हाट विल हैपन टू अ स्टूडेंट हु रिमेन्स एब्सेंट इन द फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम में अगर एब्सेंट रहा तो क्या होगा। ऑल सच कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपीयर इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एग्जाम, जैसा कि ऊपर भी बताया है सेम ही है, फॉर एनी रीजंस विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकेंड एग्जाम। इन सबको एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में रखा जाएगा और नेक्स्ट ईयर ही सिर्फ ये मेन एग्जाम के साथ एग्जाम दे पाएंगे, सेकेंड एग्जाम इनको नहीं देने दिया जाएगा। 13 point is can a student appear in 5, 6 or 7 subjects opted for in the second examination। 5, 6 या 7 सब्जेक्ट क्या बच्चा सेकेंड एग्जाम में ऑप्ट कर पाएगा? नहीं जी नहीं। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में ही सेकेंड एग्जाम दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए सेकेंड एग्जाम नहीं दिया जा सकता। उन 3 सब्जेक्ट्स में से भी कौन कौन से हैं? साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड 1 लैंग्वेज। ये चारों में से कोई 3। This implies that the student appear for improvement and of performance in up to 3 subjects। 3 से कम में कर सकते हो पर 3 से ज़्यादा में नहीं कर सकते। Can a student appear in additional subject during the second examination। मतलब बच्चे ने 5 सब्जेक्ट सपोज पहले दिए थे तो क्या वो 6वां सब्जेक्ट दे सकता है, या अगर 6 पहले दिए थे तो क्या 7वें सब्जेक्ट में अपेयर हो सकता है। एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड। बड़ा क्लियर है सीबीएसई की तरफ से। फॉर सेकंड और सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशंस आफ्टर पासिंग 10th, जितने सब्जेक्ट में बच्चा अपीयर हुआ था उतने ही सब्जेक्ट में, उन्हीं सब्जेक्ट में बच्चे को सेकंड एग्जाम में भी चांस मिलेगा। एडिशनल सब्जेक्ट बच्चा नहीं दे पाएगा। इसमें एक राइडर है, सिर्फ एक केस में सब्जेक्ट चेंज पॉसिबल है, वो आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो पहले नहीं था उनके पास उसमें वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। एज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट इन द सब्जेक्ट्स, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अपीयर्ड इन फॉर द इंटरनल असेसमेंट, हैंस नो एडिशनल सब्जेक्ट विल बी अलाउड। इंटरनल असेसमेंट क्योंकि बार बार नहीं होनी, सेकेंड एग्जाम में इंटरनल असेसमेंट दोबारा से नहीं होनी है। फर्स्ट एग्जाम में जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लग जाएंगे वही सेकेंड एग्जाम में भी लगने हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं नया सब्जेक्ट एक ऑप्ट करना चाहता हूँ तो उसकी इंटरनल असेसमेंट तो हो ही नहीं पाएगी, इसलिए स्टैंड अलोन सब्जेक्ट या न्यू सब्जेक्ट में बच्चा अपीयर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ स्टूडेंट चेंज हिज और हर सब्जेक्ट वाइल अपीयरिंग इन द सेकंड एग्जामिनेशन। क्या कोई बच्चा अपने जिन सब्जेक्ट में मेन एग्जाम में वो अपीयर हुआ था उनसे कोई सब्जेक्ट रिप्लेस कर सकता है। मींस नंबर उतना ही रहे, पहले 5 तो दूसरी बार भी वही पांचों में से, बट क्या रिप्लेसमेंट पॉसिबल है? नो। The subject change will not be allowed for the second examination being conducted by the board। बोर्ड सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं करेगा, मगर इसमें एक जो रिलैक्सेशन दी है, अभी डॉक्टर संयम भारद्वाज ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था सभी स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए अबाउट दिस पॉलिसी ओनली। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि बच्चा स्टैंडर्ड और बेसिक में स्विच कर सकता है, सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं होगा। बट मैथमेटिक्स में ही क्योंकि स्टैंडर्ड और बेसिक 2 तरह की ऑप्शन होती हैं, तो सपोज अगर बच्चा फर्स्ट मेन एग्जाम में उसने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रखा था और सेकंड एग्जाम में वो बेसिक मैथमेटिक्स में अपेयर होना चाहता है, तो वो पॉसिबिलिटी रहेगी बच्चों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इसको नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड टू बेसिक बच्चा चेंज कर पाएगा, आई होप बेसिक टू स्टैंडर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। क्या तीनों लैंग्वेजेस में इंप्रूवमेंट दे पाएगा बच्चा? नो। बहुत स्ट्रिक्टली बहुत क्लियर है, सिर्फ एक लैंग्वेज में बच्चा इंप्रूवमेंट दे पाएगा या कंपार्टमेंट क्लियर कर पाएगा, एक से ज़्यादा में नहीं। कैन ए स्टूडेंट ऑप्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन 2 लैंग्वेजेस। क्या 2 लैंग्वेजेस में इंप्रूवमेंट का चांस है बच्चे का? क्या सेकेंड एग्जाम में 2 लैंग्वेज के पेपर में अपेयर हो सकता है? नो। वंस अगेन सिर्फ एक ही लैंग्वेज में अपेयर हो पाएगा बच्चा, 2 या 3 में नहीं हो पाएगा।
तो अगर 3 लैंग्वेजेस भी स्टडी की हैं तो सिर्फ एक ही में इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा, 2-3 में नहीं। कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज? यस, वेरी मच। पहले ही बार बार बोल दिया कि एक लैंग्वेज में तो बच्चा इंप्रूवमेंट दे ही सकता है सेकेंड बोर्ड एग्जाम में। विल अ स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपियाड बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड? Sports students will be allowed to appear in the second examination in the subjects whose examinations may be coincided with their sports events during the conduct of main examination. तो अगर मेन एग्जाम हो रहे हैं और उसमें कुछ बच्चे स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, उनके लिए सेकंड एग्जाम में अपेयर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। उनका फर्स्ट एग्जाम मिस हो गया तो भी वो सेकंड एग्जाम दे पाएंगे। सो अ स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी हेल्ड सेपरेटली। अलग से उनके लिए कोई और तीसरा एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम में सपोज आपने मिस कर दिया तो सेकंड एग्जाम में आपको अपेयर होना ही पड़ेगा। यहाँ पे बोर्ड ने नंबर क्लैरिफाई नहीं किया कि उनके लिए भी सिर्फ 3 ही एग्जाम्स की रहेगी कंडीशन, या सपोज अगर किसी के सारे ही मिस हो गए तो फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है। तो मान के चलते हैं कि 3 ही एग्जाम की परमिशन उनके लिए भी है, 3 से ज्यादा की नहीं। नेक्स्ट 20th इज इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू अपेयर इन 3 सब्जेक्ट्स ड्यू टू इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन और एनी सच रीजन, कैन सच a student be allowed to appear in the second board exam? नहीं, नो। इफ अ स्टूडेंट इज एब्सेंट इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स ड्यू टू एनी रीजंस, चाहे वो इलनेस ही क्यों ना हो, द स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। सच स्टूडेंट्स कैन नॉट अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। वो बच्चे अगले साल फाइनल एग्जाम में ही अपीयर हो पाएंगे। 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट किसी भी रीज़न से अगर बच्चा अपीयर नहीं हो पाता है या फेल हो जाता है तो वो सेकेंड एग्जाम नहीं दे पाएगा। एज ए CWSN कैंडिडेट विल आई गेट द सेम फैसिलिटीज एज अर्लियर इन बोथ एग्जाम्स? फर्स्ट एग्जाम में जो CWSN स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या वही सेकेंड एग्जाम में भी मिलेंगी? यस, एग्जैक्टली सेम मिलेंगी। 22nd says when will internal assessment be conducted? Will it also be conducted twice for 2 examinations? No, बिल्कुल नहीं। इंटरनल असेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जामिनेशंस के साथ एक ही बार कंडक्ट होगी और वही मार्क्स सेकेंड एग्जाम में भी ऐड होंगे। सेकेंड एग्जाम में कोई स्पेशली अलग से इंटरनल असेसमेंट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा, इसलिए वो एक ही बार होगी। नेक्स्ट इज what will be the syllabus for the first exam? Ditto, the syllabus for first examination will be conducted on the full syllabus meant for the year. पूरे साल का जो सिलेबस है उसमें से फर्स्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। डिट्टो मुझे एक्चुअली ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोलना था। व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर सेकंड एग्जामिनेशन? यहाँ बोलते हैं डिट्टो द सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मेंट फॉर द ईयर। पूरे के पूरे सिलेबस में से ही सेकंड एग्जाम भी होगा। तो जिनको लगता था कि सेकंड एग्जाम में शायद सिलेबस कुछ रिड्यूस होके आएगा या डिफरेंट सिलेबस होगा, उनके लिए निराशा हाथ लगेगी। फुल सिलेबस में से ही सेकंड एग्जाम भी प्रिपेयर करना होगा। तो जो NEP का एक थीम थी ना, जो स्पिरिट थी इस 2 बोर्ड एग्जाम पॉलिसी के पीछे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्पिरिट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। स्पिरिट थी बच्चों का बर्डन रिड्यूस करना, तो मुझे यहाँ तो किसी भी एंगल से बर्डन रिड्यूस होता हुआ नहीं दिख रहा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, विल LOC बी फिल्ड इन फॉर बोथ एग्जामिनेशन सेपरेटली? यस, LOC दोनों एग्जाम्स के लिए सेपरेटली फिल्ड होगी। फिलिंग ऑफ LOC एंड अपेयरिंग इन मेन एंड फर्स्ट एग्जाम विल बी कंपलसरी। ये तो सबके लिए ही कंपलसरी है फर्स्ट एग्जाम वाली LOC। सेकंड वाली LOC सिर्फ उन बच्चों के लिए फिल होगी जो एग्जाम देना चाहते हैं, सेकंड वाला जो नहीं देना चाहते उनके पर्टिकुलर्स फिल नहीं होंगे। LOC फॉर सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। हाउएवर नो न्यू नेम्स विल बी एडेड टू LOC फॉर द सेकंड एग्जाम। जो ऑलरेडी बच्चे एग्जिस्टिंग थे उन्हीं में से LOC में, सेकंड LOC में आप फिल कर पाएंगे। एडिशनल और कोई नए बच्चों को ऐड नहीं कर पाएंगे सेकंड टाइम एग्जामिनेशन की LOC के लिए। हाँ, रिड्यूस जरूर हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता। What will happen if the LOC for first examination is not filled by school? अगर गलती से किसी स्कूल ने फर्स्ट एग्जाम की LOC ही फिल नहीं की, बहुत बड़ा रिस्क होगा ये अगर किसी स्कूल ने लिया है ऐसा, या इग्नोरेंस होगी हाई लेवल की अगर किसी से हुई है, होना नहीं चाहिए वैसे।
For any school not filling the LOC for the first exam, such candidates will not be allowed to appear in the second exam. सेकेंड एग्जाम में वो बच्चे अपीयर नहीं हो पाएंगे. सो अगर किसी स्कूल से ये गलती हो गई है कि फर्स्ट टाइम LOC फिल नहीं हुई, तो वो गलती का भुगतान उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. नेक्स्ट सेज व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस बी डिक्लेयर्ड. रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन इज प्रपोज्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जून. तो फर्स्ट एग्जाम का अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और सेकेंड एग्जाम का जून में. Next question says what if some students want to appear in the second examination after declaration of the first exam result. फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट के बाद अगर बच्चे सेकेंड एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हैं तो क्या उसके लिए. The schools can fill the LOC for the second examination for all such students immediately soon after the facility of LOC submission for the second exam is started by the CBSE. अब ये चीज पे डिपेंड करेगा कि बच्चे सेकेंड एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद LOC फिल कर पाएंगे या नहीं. देयर इज अ कैच, इसको आप ध्यान से समझिए. सपोज अगर फर्स्ट एग्जाम बच्चा अपीयर हो गया फर्स्ट एग्जाम में और LOC इमीडिएटली आफ्टर दैट CBSE ने इशू कर दी, तो फिर उसी टाइम पे LOC भरनी पड़ेगी रिजल्ट का वेट किए बिना. और सपोज अगर LOC CBSE ने बोला आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम, तो ये फैसिलिटी मिलेगी बच्चे को कि वो अपना रिजल्ट देख पाएगा, एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं. कम आए हैं तो भरना है, ज़्यादा आए हैं तो नहीं भरना. ये डिसीजन सिर्फ CBSE के LOC डिक्लेरेशन, जो सेकेंड एग्जाम की LOC है, उसके स्टार्ट डेट पे डिपेंड करता है. मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने भी बोला था कि बच्चों को रिजल्ट से पहले पहले ही सेकेंड एग्जाम के लिए LOC फिल करनी होगी. तो स्कूल्स को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम दिया है, हिट एंड ट्रायल गैस बेस्ड बच्चों से पूछना पड़ेगा कि किन एग्जाम्स में उनको लगता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होगी या कम परफॉर्मेंस होगी, अच्छी नहीं होगी. बेस्ड अपॉन दैट उनसे एक चॉइस लेनी पड़ेगी, क्या वो उन एग्जाम्स में सेकेंड एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं या नहीं उन सब्जेक्ट्स में, और ऐसे ही भरनी पड़ेगी बिफोर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, जहां तक मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि डॉक्टर भारद्वाज ने भी ऐसा ही बोला था. तो रिजल्ट की वेट मत करना, अगर LOC पहले स्टार्ट हो जाती है तो पहले ही फिल कर देना. देन रेस्ट इट विल डिपेंड कि आप सपोज अगर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आपको लगता है कि हाँ मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो सेकेंड एग्जाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं लगती, तो यू कैन स्टे एब्सेंट ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड एग्जाम्स, इट विल नॉट मैटर. आपके फर्स्ट एग्जाम वाला जो रिजल्ट है वही फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा इन दैट केस ऑल्सो. अगर एब्सेंट नहीं भी होना तो भी आप अगर बाई चांस एग्जाम में अपीयर होके अच्छे मार्क्स नहीं भी ले पाओगे, जस्ट पास भी हो जाओगे, तो भी बेस्ट ऑफ द टू एग्जाम्स वाला रिजल्ट ही काउंट होने वाला है. इसलिए आपको सेकेंड एग्जाम की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी. इसीलिए CBSE ने पहले भी बोला कि फर्स्ट एग्जाम आप अच्छी तरह से तैयार कर लो, सेकंड के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी. देन 29 सेज कैन अ न्यू नेम बी एडेड टू LOC फॉर सेकंड एग्जाम. पहले ही बोल दिया कोई भी नया नाम ऐड नहीं हो सकता सेकंड एग्जामिनेशन के लिए. देन नेक्स्ट इज विल आई गेट मार्कशीट आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन इफ आई डू नॉट विश टू अपेयर इन द सेकंड एग्जाम. ना भाई ना, फर्स्ट एग्जाम के बाद मार्कशीट इमीडिएटली इशू नहीं होगी. मार्कशीट तो सेकंड एग्जाम के बाद ही इशू होगी, हार्ड कॉपी. हाँ, ये क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द मेन या फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर. तो अगर आपको कहीं यूज भी करना है फर्स्ट एग्जाम की परफॉर्मेंस को, तो आपके डिजी लॉकर में जो आएगी मार्कशीट उसी को आप यूज कर पाओगे. दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन टू क्लास +1 इफ द स्टूडेंट्स डज नॉट विश टू अपेयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन. इसके बेसिस पे आप एडमिशन ले पाओगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में. आप सिंपली बोल दो कि मुझे सेकेंड एग्जाम में अपेयर नहीं होना, तो मेरी फर्स्ट एग्जाम वाली मार्कशीट डिजी लॉकर वाली को ही फाइनल माना जाए. उसके बाद जब सेकेंड एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा और जब उसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट एग्जाम वाली मार्कशीट की हार्ड कॉपी मिल जाएगी. पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशू टू ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली. हार्ड कॉपी सिर्फ सेकेंड एग्जाम के बाद ही आएगी. डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन डिजीलॉकर कुड बी यूज फॉर फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर एनी और ऑल पर्पसेस. किसी भी पर्पस के लिए आप अपने डिजीलॉकर वाला फर्स्ट एग्जाम का डॉक्यूमेंट यूज कर पाएंगे. Nobody can say no to that. 31st,
इफ अ स्टूडेंट इज प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट व्हेन विल ही और शी गेट द मेरिट सर्टिफिकेट। तो मेरिट सर्टिफिकेट कब मिलेगा? वो भी सिर्फ सेकंड एग्जाम के बाद ही मिलेगा, फर्स्ट एग्जाम के बाद मेरिट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट विश टू अप्लाई फॉर फोटोकॉपी ऑफ और रीचेकिंग एंड रीएवैल्यूएशन आफ्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन, विल he or she be able to do so after first exam। तो जो एक प्रोसीजर होता है सीबीएसई का फोटोकॉपी, रीचेकिंग, रीएवैल्यूएशन का, वो सब कुछ भी सिर्फ सेकंड एग्जाम के बाद ही पॉसिबल होगा, फर्स्ट एग्जाम के बाद नहीं। फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन एंड रीएवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ एग्जामिनेशन। चाहे आपने फर्स्ट एग्जाम के लिए ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं, या फिर सेकंड एग्जाम के लिए करने हैं, या दोनों के लिए ही करने हैं, कर आप तभी पाएंगे जब सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सिर्फ उसके बाद। देन इज, कैन अ स्टूडेंट टेक एडमिशन टू सी क्लास +1 इफ शी और ही इज प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड विश टू अपेयर फॉर द सेकेंड एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम में मेनली कंपार्टमेंट आ गई है और सेकेंड एग्जाम में वो बच्चा अपेयर होना चाहता है, तो क्या उसे +1 में एडमिशन मिलेगी? मिलेगी। स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन एंड प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी विल बी अलाउड टू प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास +1। ये एडमिशन प्रोविजनल रहेगी सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जाम। अगर बच्चे ने सेकेंड एग्जाम में वो कंपार्टमेंट क्लियर कर ली तो वो +1 में ही रहेगा। अगर वो सेकेंड एग्जाम में कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाया तो फिर उसे दोबारा से 10th क्लास का एग्जाम देना पड़ेगा मेन एग्जाम्स के साथ ही। उसकी +1 की जो एडमिशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन द एडमिशन विल बी कंफर्म्ड इन क्लास +1। अगर पास हो गए कंपार्टमेंट में तो +1 में ही रहोगे, अगर पास नहीं हो पाए तो आपको 10th ही दोबारा से करनी पड़ेगी, +1 की एडमिशन आपकी कैंसिल हो जाएगी, राइट। अब ये एनेक्चर 1 है जिसमें सीबीएसई ने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे सीबीएसई ने बताया है कि कौन कौन सा बच्चा किस ग्रुप में फॉल करता है और क्या वो सेकेंड एग्जाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ग्रुप ए क्या बोलता है? कैंडिडेट जिसने 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट में फर्स्ट एग्जाम दिया है और सभी सब्जेक्ट्स में बच्चा पास हो गया है, उसके लिए 1 से लेकर 4 तक के कॉम्बिनेशन हैं, देख लेते हैं उनको। ग्रुप बी है, कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट में सिर्फ अपेयर हुआ था और 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाए 5 से 9 तक। ग्रुप सी है, कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ था फर्स्ट एग्जाम में और 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसके कॉम्बिनेशन है 10 से लेकर 18 तक। ग्रुप डी है, कैंडिडेट 7 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ था फर्स्ट एग्जाम में और 1 और 2 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन 19 से 23 तक हैं। और 24वां कॉम्बिनेशन यूनिक है जिसके ऊपर मैंने पहले भी बोला कि वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिएगा अलग से। तो देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं। ग्रुप ए कॉम्बिनेशन 1, कैंडिडेट 7 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ, सातों में पास हो गया, तो वो चाहे तो 3 एग्जाम में अपेयर होकर इम्प्रूवमेंट दे सकता है किसी भी एक लैंग्वेज में। इसमें 3 लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, 1, 2 एंड 3, तो किसी भी एक लैंग्वेज में वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से भी 2 में इम्प्रूवमेंट दे सकता है। तो 2+1 के फॉर्मूला पे वो, या फिर तीनों एकेडमिक में भी चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। लैंग्वेज 1 से ज़्यादा में अपेयर नहीं हो पाएगा, एकेडमी चाहे तो तीनों में, मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों में भी अपेयर हो सकता है, फिर लैंग्वेज में अपेयर नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, बच्चा 6 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ है इंक्लूडिंग स्किल सब्जेक्ट, सभी में पास है, तो फॉर्मूला वही रहेगा कि या तो तीनों एकेडमिक में या 2 एकेडमिक एक लैंग्वेज में बच्चा इंप्रूवमेंट दे पाएगा। कॉम्बिनेशन 3, बच्चा 6 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ, इसमें अब स्किल नहीं है मगर लैंग्वेज है, फिर भी कॉम्बिनेशन वही रहेगा, बच्चा किसी भी एक लैंग्वेज या 2 एकेडमिक में या फिर तीनों एकेडमिक में इंप्रूवमेंट दे पाएगा क्योंकि सब में पास है, राइट। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन है, बच्चा 5 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ, सिर्फ 5 में ही मगर पांचों में पास है, तो इन दिस केस ऑल्सो द चाइल्ड कैन अपियर इन द सेम मैनर। अगर इम्प्रूवमेंट देनी है तो 3 एकेडमिक या 1 लैंग्वेज या फिर तीनों एकेडमिक में इम्प्रूवमेंट दे पाएगा। ग्रुप बी आता है, 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट में बच्चा अपियर हुआ और 1 में फेल हो गया,
तो इस एक में बच्चा कंपार्टमेंट दे सकता है, कंपार्टमेंट एग्जाम देगा। सेकंड वाले में देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि चॉइस ही कुछ नहीं है, पास तो करना ही पड़ेगा। 5 में ही अपेयर हुआ था, 5 में से एक में फेल हो गया या एब्सेंट हो गया, तो एक का वो कंपार्टमेंट देगा और दो कोई भी इंप्रूवमेंट दे सकता है, जिसमें से एक लैंग्वेज एक एकेडमिक हो सकता है या दोनों एकेडमिक भी हो सकते हैं। तो 3 की ऑप्शन रहेगी बच्चे के लिए। कॉम्बिनेशन 6 है, बच्चा 5 में अपेयर हुआ था, पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि थर्ड एकेडमिक में बच्चा फेल हुआ है, यहाँ पे बोले हैं कि लैंग्वेज में फेल हो गया। फॉर्मूला वही रहेगा, लैंग्वेज वाले में एक कंपार्टमेंट एग्जाम देगा और बाकी 2 एकेडमिक में वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम रहेगा। तो मैक्सिमम 3 दे सकता है, चाहे तो अकेला लैंग्वेज में कंपार्टमेंट दे दे और इम्प्रूवमेंट ना करना चाहे तो ना करे, इट इज़ अप टू द चाइल्ड। मैक्सिमम की लिमिट है, मिनिमम की लिमिट नहीं है। इस केस में मिनिमम एक में तो अपेयर होना ही पड़ेगा कंपार्टमेंट के लिए, 2 में इंप्रूवमेंट देनी है या नहीं देनी बच्चे की मर्जी है। नेक्स्ट केस है, अब 5 ही सब्जेक्ट में बच्चा अपियर हुआ था मगर 2 में फेल या एब्सेंट हो गया। तो इसमें सीबीएसई पहले भी चांस देता था 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए। अब उसमें एक ऐड हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे कंपलसरी होगा बच्चे के लिए इन दोनों कंपार्टमेंट एग्जाम में अपियर होना, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट थे, एडिशनल का रेडर कोई है नहीं उसके पास। तो अगर पास होना है तो दोनों में अपियर होके कंपार्टमेंट क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चा चाहे तो एक में इंप्रूवमेंट भी दे सकता है, वो चाहे लैंग्वेज भी हो सकती है एक, या फिर जो बचा हुआ है एकेडमिक जिसमें वो पास हो गया था उसमें भी चाहे तो इंप्रूवमेंट दे सकता है। तो इस केस में होगा 2 कंपार्टमेंट प्लस 1 इंप्रूवमेंट बच्चा दे पाएगा मैक्सिमम। अब चाहे तो दोनों कंपार्टमेंट दे और इंप्रूवमेंट नहीं देना चाहता तो ना दे, उसकी मर्जी। देन 5 ही सब्जेक्ट थे, इसमें अब 2 लैंग्वेजेस में फेल हो गया बच्चा। इससे ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में क्या था, एक लैंग्वेज दोनों एकेडमिक में फेल हुआ, उससे ऊपर वाले में था एक लैंग्वेज। तो कॉम्बिनेशन सिर्फ चेंज कर रहे हैं कि किस किस में बच्चा फेल हुआ है, मेन तो बात यही है कि 5 में से 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस हैं जिसमें बच्चा फेल हुआ था, तो इसमें लेट्स सी एलिजिबल फॉर can also appear in improvement in second board in one subject, either academic 1 or academic 2 or academic 3 along with 2 compartment subjects. The illustration will cover all the cases where candidates fail in 2 languages. अब क्योंकि यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में बच्चा फेल है, तो ये दोनों को कंपार्टमेंट गिना जाएगा, दोनों को इम्प्रूवमेंट नहीं गिना जाएगा। तो वो जो 1 लैंग्वेज वाली कंडीशन है वो इम्प्रूवमेंट के लिए है, कि अगर बच्चा एक लैंग्वेज में फेल हो जाता है या पास होकर भी एक लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ एक ही बार होगा। और अगर एक लैंग्वेज में बच्चा फेल है तो कंपार्टमेंट भी एक ही लैंग्वेज में दे पाएगा, 2 में नहीं दे पाएगा। मगर अगर दोनों लैंग्वेजेस में बच्चा फेल हो गया तो दोनों को कंपार्टमेंट ही गिना जाएगा। उसके अलावा तीसरा इंप्रूवमेंट का एग्जाम किसी भी एकेडमिक सब्जेक्ट के लिए बच्चा दे पाएगा अगर चाहता है तो। एक बार वो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज फेल वाला केस फिर से देख लेते हैं एक बार। ये एक ही लैंग्वेज में बच्चा फेल हुआ है यहाँ पे, इसको कंपार्टमेंट गिना जाएगा। और दूसरी लैंग्वेज यहाँ चेक कर लेते हैं कि अपेयर हो पाएगा कि नहीं। ये देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा है, इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज 2 इज नॉट अलाउड। चाहे बच्चा एक लैंग्वेज में फेल है और उसको कंपार्टमेंट गिना जाएगा, फिर भी कंपार्टमेंट के साथ भी दूसरी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएगा। उस कंपार्टमेंट को ही सीबीएसई इंप्रूवमेंट मान लेगा लैंग्वेज के लिए। और बाकी 2 एकेडमिक में तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल होगी, मगर सेकंड लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट यहाँ पे एग्जाम बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम में नहीं दे पाएगा। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 एकेडमिक और 2 एकेडमिक और 3 एकेडमिक along with compartment subject. तो child can also appear for improvement in the second board examination in maximum 2 subjects. मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे पाएगा, लैंग्वेज वाली कंपार्टमेंट को इंप्रूवमेंट ही मान लिया जाएगा। तो एक लैंग्वेज में तो कंपलसरी हो गया उसके लिए अपीयर होना कंपार्टमेंट एग्जाम में, उसके अलावा 2 इंप्रूवमेंट, मगर सेकेंड लैंग्वेज में नहीं। इसमें वो इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी पास है। आई होप दिस लैंग्वेज वाला कंसेप्ट इज क्लियर। ये वाला कि दोनों लैंग्वेज में अगर फेल है तो दोनों लैंग्वेज में कंपार्टमेंट क्लियर कर पाएगा, मगर अगर एक लैंग्वेज में क्लियर है तो एक ही लैंग्वेज में कंपार्टमेंट को ही इंप्रूवमेंट मान लिया जाएगा, दूसरी वाली में वो अपीयर नहीं हो पाएगा।
अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 5 सब्जेक्ट्स में बच्चा अपेयर हुआ, एक लैंग्वेज में फेल हो गया, एक इलेक्टिव में फेल हो गया। अब ये दोनों कंपार्टमेंट तो उसको क्लियर करनी है। इसके अलावा जो तीसरा एग्जाम वो मैक्सिमम दे पाएगा वो इन दोनों एकेडमिक में दे पाएगा, लैंग्वेज में नहीं दे पाएगा। एकेडमिक 2 या 3 में अपेयर होके इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। जिस लैंग्वेज में वो पास है ऑलरेडी सेकंड वाली में, उसमें इम्प्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 को कंपार्टमेंट मान लिया गया है, इम्प्रूवमेंट भी मान लिया गया है। इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज 2 इज नॉट अलाउड, राइट। ग्रुप सी 6 सब्जेक्ट बचा अपेयर हुआ था, एक स्किल एग्जाम है उसमें से। तो यहाँ पे एकेडमिक 3 जो है ये कायदे से स्किल के साथ रिप्लेस हो जाता है, रिजल्ट पास ही डिक्लेयर होता है। मगर बच्चा चाहे तो एकेडमिक 3 में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है, उसके अलावा एक लैंग्वेज और एक एकेडमिक 1 या 2 में से किसी में से भी एक एकेडमिक में वो इम्प्रूवमेंट दे पाएगा। तो एक कंपार्टमेंट प्लस 2 इम्प्रूवमेंट देने का उसके पास स्कोप तब भी रहेगा। कैन अपेयर इन इम्प्रूवमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स, वही है सेम, 1 लैंग्वेज एंड और एकेडमिक 1 और एकेडमिक 2 अलॉन्ग विद कंपार्टमेंट सब्जेक्ट एकेडमिक 3, क्योंकि थर्ड वाला तो कंपलसरी हो गया ना, देना ही देना जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है। उसके अलावा बच्चा एक लैंग्वेज और एक एकेडमिक में या फिर दोनों एकेडमिक में इंप्रूवमेंट दे पाएगा। देन कॉम्बिनेशन 11, इसमें लैंग्वेज में बच्चा फेल हो गया, स्किल में पास है, तो ये तो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। स्किल सब्जेक्ट लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ लैंग्वेज रिप्लेस करती है। इसलिए यहाँ पे कंपलसरी होगा कंपार्टमेंट एग्जाम, तो उसको एक देना ही देना है। उसके अलावा लैंग्वेज 2 में वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाएगा, और इन 3 में से किसी भी 2 में वो इम्प्रूवमेंट दे पाएगा। देन कम्स 12th केस। अब बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिए थे, 2 एकेडमिक में फेल हो गया है, दोनों में ही उसको कंपार्टमेंट देनी है। इसके अलावा चाहे तो वो एक लैंग्वेज में, किसी भी एक लैंग्वेज में, या फिर जो एक एकेडमिक जिसमें वो पास हुआ है इन दोनों में से किसी एक में वो दे पाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2+1 का बन जाएगा, 2+1, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 6 सब्जेक्ट थे, एक लैंग्वेज में फेल हो गया और एक एकेडमिक में फेल हो गया। अब ये दोनों तो कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी, उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज में नहीं दे पाएगा, और जो 2 एकेडमिक में पास हुआ है उनमें इम्प्रूवमेंट दे पाएगा। स्किल सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है, नहीं देने देंगे सीबीएसई वाले। अब केस आ गया तीसरा, 6 सब्जेक्ट थे, हाँ, तो 7 हो गए। 7 सब्जेक्ट हैं, ये यहाँ पे गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, थर्ड लैंग्वेज मिला, अच्छा नहीं सॉरी, ये नॉट ऑफर्ड है। 6 ही सब्जेक्ट थे, मगर स्किल की जगह पे लैंग्वेज ली है बच्चे ने। अब यहाँ पे एकेडमिक में फेल हो गया है एक में बच्चा, तो ये तो कंपार्टमेंट होगी 1। इसके अलावा एक लैंग्वेज में, किसी भी में भी, ये तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में, या फिर जो 2 एकेडमिक में पास हुआ है उनमें एक लैंग्वेज प्लस दोनों में से कोई एक एकेडमिक, या फिर दोनों ही एकेडमिक में बच्चा इंप्रूवमेंट दे सकता है, फिर लैंग्वेज में नहीं दे पाएगा, राइट। एकेडमिक 1 में कंपलसरी है, उसके अलावा एक लैंग्वेज एक एकेडमिक दे सकता है, या फिर दोनों एकेडमिक में इंप्रूवमेंट दे सकता है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज 1 में एब्सेंट हो गया बच्चा, तो अब कायदे से जो उसकी मार्कशीट आएगी उसमें तो ये लैंग्वेज जो थर्ड लैंग्वेज है वो इसको रिप्लेस कर देगी। अब बच्चे के ऊपर है, अगर उसको एग्जाम में अपेयर होना तो सबसे पहले तो उसको लैंग्वेज का कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अलावा जो चाहे तो 2 एकेडमिक में वो इम्प्रूवमेंट ले ले 3 में से, या यही रहेगी ऑप्शन, सेकेंड लैंग्वेज में वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाएगा तब भी। लेट्स चेक। एलिजिबल फॉर 2 कंडीशंस कैन अपेयर इन इम्प्रूवमेंट इन सेकंड मैक्सिमम 3 एकेडमिक 1 और एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3 सब्जेक्ट्स। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट कैटेगरी में ही ये भी बचा जाएगा। एलिजिबल फॉर सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन इन द 2 कंडीशंस मेंशन्ड एट 1 एंड 2। पूरा पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट पास इन क्लास 10 बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लैंग्वेज 1 बाय लैंग्वेज 3, पास हो गया जो मैंने पहले आपको बताया, लैंग्वेज 3 जो है उसने रिप्लेस कर दिया,
तो बच्चा पास डिक्लेयर हुआ है। एलिजिबल फॉर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट कैटेगरी कैन अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन इन मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज एकेडमिक 1, एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3 सब्जेक्ट्स। एलिजिबल फॉर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2 कंडीशंस मेंशन्ड एट 1 and 2। अब इसमें कंपार्टमेंट प्लस, अगर तो बच्चा ये कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहता है फर्स्ट लैंग्वेज की, तो वो 2 ही एकेडमिक में अपीयर हो पाएगा। बट अगर वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं करना पाता, सीबीएसई से कि अगर वो नहीं चाहता कि मैं ये कंपार्टमेंट क्लियर करूं क्योंकि लैंग्वेज थर्ड ने ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया हुआ है, तो उसके पास ऑप्शन रहेगी कि वो तीनों एकेडमिक्स में से चाहे एक में, चाहे 2 में या 3 में इंप्रूवमेंट दे पाएगा। फिर उस केस में बच्चा ये लैंग्वेज को क्लियर नहीं करेगा, इसकी कंपार्टमेंट को क्लियर नहीं करेगा। यही केस यहाँ पे भी आई थिंक एप्लीकेबल हो सकता है। हम्म यहाँ पे भी ये स्किल के साथ नहीं था, और ये वाला, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत केसेस हो गए। कॉम्बिनेशन 16, 6 सब्जेक्ट्स हैं, एकेडमिक 1 और 2 में फेल है बच्चा, स्किल ऑफर ही नहीं किया, लैंग्वेज 3 पास है। तो इसमें एक लैंग्वेज या एक एकेडमिक, दोनों में से एक में प्लस 2 कंपार्टमेंट, तो 2+1 का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे भी कंपार्टमेंट तो दोनों की क्लियर करनी ही पड़ेगी क्योंकि स्किल ऑफर ही नहीं किया, तो रिप्लेसमेंट हुई नहीं, तो दोनों कंपार्टमेंट क्लियर करनी पड़ेंगी, प्लस चाहे तो एक लैंग्वेज में या एकेडमिक 3 में इंप्रूवमेंट भर सकता है बच्चा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज 1 पास हो गया, सेकंड में फेल हो गया, तो फेल वाली की जो रिप्लेसमेंट हो जाएगी वो थर्ड लैंग्वेज के साथ हो जाएगी यहाँ पे। और उसके अलावा एक एकेडमिक में भी बच्चा फेल हो गया, तो ये वाला एकेडमिक तो इसको क्लियर करना ही पड़ेगा क्योंकि स्किल इसके पास नहीं है, तो बच्चा एकेडमिक, एक एकेडमिक में और उसके अलावा इधर 2 एकेडमिक, एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3 अलॉन्ग विद कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, ये दोनों कंपार्टमेंट बच्चा क्लियर कर सकता है। उसके अलावा एक एकेडमिक में चांस मिलेगा, या तो 2 या 3 में, लैंग्वेज में उसको चांस नहीं दे रहा है यहाँ पे। कंपार्टमेंट आई है लैंग्वेज 2 में और एकेडमिक 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में। कैन ऑल्सो अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन इन 1 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट भी क्लियर करेगा बच्चा और एक इम्प्रूवमेंट भी दे पाएगा। वो इम्प्रूवमेंट दे पाएगा या तो एकेडमिक 2 में या फिर 3 में। लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि लैंग्वेज की रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हो रही है। ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, 6 सब्जेक्ट ऑफर किए थे, स्किल ऑफर ही नहीं की है, लैंग्वेज एक में फेल है और एक एकेडमी में फेल है, तो कायदे से इसको इम्प्रूवमेंट का चांस, अगर लैंग्वेज की रिप्लेसमेंट हो जाती है 3 की 2 के साथ, तो वहाँ पे 2 लैंग्वेज उसमें पास हो गया ऑलरेडी, और बच्चा उसमें अपेयर नहीं होना चाहता लैंग्वेज में, फिर एक एकेडमिक में तो कंपलसरी होगा अपेयर होना। उसके अलावा 2 एकेडमिक में उसको परमिशन मिल जानी चाहिए थी इकट्ठी एक साथ, बट यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है कि एक कंपार्ट दोनों कंपार्टमेंट उसको होंगी, दोनों कंपार्टमेंट में उसको अपेयर होना पड़ेगा, और एक सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, इधर एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3 में ही इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा, दोनों में इकट्ठे नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे जैसे नहीं रहा थोड़ा सा। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? चलो लेट्स सी। अब दोनों लैंग्वेजेस में बच्चा फेल है, 6 सब्जेक्ट ही थे, स्किल ऑफर ही नहीं किया हुआ, एक लैंग्वेज तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगी फेल्ड वाली को। लेट्स सी नाउ क्या बोलते हैं। कंपार्टमेंट इन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट्स कैन appear for improvement in one of the subject, either academic 1 या academic 2 या academic 3 along with compartment subject। तो कंपार्टमेंट दोनों की क्लियर करनी है, उसके अलावा academic 1 या 2 या 3 किसी एक में अपीयर हो पाएगा बच्चा, लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएगा यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के अंदर।
दोनों कंपार्टमेंट हो जाएंगी तो इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं रहा। और उसके अलावा एक एकेडमिक, मतलब कंपार्टमेंट्स क्लियर करनी ही है इन एनी केस। कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट वाले केस में जो कंपार्टमेंट है उसको माइनस करने के बाद जितने बचे उतने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 7 सब्जेक्ट्स ऑफर किए थे और 7 में से एक में फेल हो गया एकेडमिक में और बाकी सब में पास है। स्किल वाला कायदे से इसको रिप्लेस कर देगा, रिजल्ट पास ही आएगा। मगर अगर इम्प्रूवमेंट देनी है तो कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट केस होगा, तो इस केस में इस कंपार्टमेंट के अलावा दो में अपियर हो पाएगा, तो उसमें से एक लैंग्वेज हो सकती है और कोई भी एक इलेक्टिव, या फिर दोनों ही एकेडमिक इलेक्टिव भी हो सकते हैं। लैंग्वेज में नहीं चाहे तो ना दे, इट इज अप टू द स्टूडेंट। एंड और एकेडमिक 2 और 3, ठीक है। तो ये एंड और बहुत बार लगा दिया सीबीएसई ने। सिंपल सी बात है, क्योंकि लैंग्वेज में ऑप्शन है, लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, आप ऑलरेडी पास हो, वो ऑप्शनल है और एक से ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते। तो एकेडमिक एक ऑलरेडी आप फेल हो, तो इन दैट केस चाहो तो दो बचे हुए एकेडमिक में इंप्रूवमेंट दे दो, या फिर एक लैंग्वेज और एक एकेडमिक में, इट इज़ अप टू यू। नेक्स्ट केस, लैंग्वेज 2 में बच्चा फेल है। अब इस केस में बच्चा कंपार्टमेंट देगा तो लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएगा। तो इन दैट केस एकेडमिक 1 और 2 और 3 सब्जेक्ट में से किसी दो में, मैक्सिमम दो में बच्चा इंप्रूवमेंट दे पाएगा। उसके अलावा इसको लैंग्वेज की कंपार्टमेंट क्लियर करनी ही पड़ेगी, राइट। इवन अगर थर्ड लैंग्वेज में पास भी है बच्चा, कायदे से तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए और रिप्लेसमेंट के बाद तीनों एकेडमिक में चांस मिल जाना चाहिए बच्चे को अपीयर होके इम्प्रूवमेंट देने का, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज के साथ रिप्लेस हो रही है, दो लैंग्वेज में ऑलरेडी बच्चा पास हो रहा है, फिर तो यहाँ पे 3 में से 2 में चांस मिलना चाहिए। मगर सीबीएसई ने क्लियर बोला है कि कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में बच्चा आएगा, तो कंपार्टमेंट एक में और 2 में इम्प्रूवमेंट, उससे ज़्यादा नहीं। इम्प्रूवमेंट इज लैंग्वेज इज़ नॉट अलाउड किसी भी लैंग्वेज में, तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में। एक में तो ऑलरेडी फेल है, दो में इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक लैंग्वेज की कंपार्टमेंट बच्चा दे रहा है। नेक्स्ट केस है, दो एकेडमिक में बच्चा फेल है, तो इसमें इन दोनों में तो कंपार्टमेंट देगा ही देगा, 2+1, चाहे किसी लैंग्वेज में दे ले चाहे बचे हुए एकेडमिक में दे दे, वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, एग्जामिनेशन जो इंप्रूवमेंट देगा 1 सब्जेक्ट में देगा, चाहे 1 लैंग्वेज में या किसी भी जो एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है एकेडमिक 3 उसमें से। अब नेक्स्ट केस आ गया, दो लैंग्वेजेस में बच्चा फेल हो गया है, तो कायदे से तो रिप्लेसमेंट के बाद बच्चा पास हो ही जाएगा। यहाँ पे भी स्किल वाला जो है वो रिप्लेस कर ही देता है एक सब्जेक्ट को, पता नहीं सीबीएसई इस रिप्लेसमेंट को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा। तो बच्चा दोनों लैंग्वेजेस में कंपार्टमेंट में अपीयर होगा, उसके अलावा फिर किसी 3 में से किसी एक एकेडमिक में इंप्रूवमेंट दे पाएगा। कैन अपीयर इन इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज ईदर एकेडमिक 1 और एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3 अलॉन्ग विद द कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स। गलत कर दिया यहाँ पे, एक आना है, यहाँ पे 1 आना है। एलिजिबल फॉर सेकंड एग्जाम, ये तो हो ही गया ना। दो में तो ऑलरेडी कंपार्टमेंट है बच्चे की, तो दो तो उसको कंपार्टमेंट ही क्लियर करनी है। उसके अलावा यहाँ पे लिख रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स, जो कि गलत है, क्योंकि आगे क्या बोल रहे हैं, ईदर एकेडमिक 1 और एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3 अलॉन्ग विद द कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स। तो दो तो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो गए, फिर एक ही सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे पाएगा, दो में नहीं दे पाएगा। ये पॉइंट सीबीएसई को चेक करना चाहिए, वेरीफाई भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ये कॉम्बिनेशन 22 में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 23 में लैंग्वेज और एक एकेडमिक में बच्चा फेल है, तो ये दोनों कंपार्टमेंट होंगी। उसके अलावा बच्चा सिर्फ दो में से एक एकेडमिक में ही इंप्रूवमेंट दे पाएगा, लैंग्वेज में नहीं दे पाएगा। कैन अपियर इन इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट, एनी 1 एकेडमिक और एकेडमिक 1 2 और 3। कैन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन इन मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट में,
राइट, किसी भी एक सब्जेक्ट में 1 2 या 3, 1 तो ऑलरेडी कंपार्टमेंट है यार, इसको तो कट ही कर दो, फिर 2 या 3 में से किसी एक में पेयर हो पाएगा, कंपार्टमेंट तो उसको क्लियर करनी ही करनी है। ये है 24th वाला केस। इसके ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को ही आप देख लीजिएगा। 3 केस में बच्चा फेल हो गया है, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो चाहे स्किल किसी भी एक एकेडमिक इलेक्टिव को रिप्लेस कर सकती है, चाहे लैंग्वेज फेल वाली लैंग्वेज को रिप्लेस कर सकती है, और बच्चा 4 सब्जेक्ट में पास हो सकता है। फिर भी क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है और ई आर एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। ये सिर्फ अकेला एक ऐसा केस है 24 वाला, जिसमें 3 सब्जेक्ट में फेल होने के कारण, चाहे 7 सब्जेक्ट बच्चे ने रखे भी हुए हैं और चाहे 4 में वो बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पास भी हो रहा है, फिर भी वो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आने के कारण सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो चलिए शेयरिंग बंद करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड अगर ये हेल्पफुल रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सब की भी जितनी भी क्वेरीज थी, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थी, वो सबका सोल्यूशन उनको जल्दी मिल जाए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीबीएसई से रिलेटेड जब भी मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड।